हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। लास्ट लेक्चर में हमने रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर दैट इज़ रेगुलेटर, कन्फर्मर, माइग्रेशन, इन तीनों टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। और हमने ये भी देखा था साथ ही साथ कि नीट में क्वेश्चन जो किस तरीके से पूछे जाते हैं, ग्राफ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एग्जाम्पल पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो ये ज़्यादातर जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम्पल पे ही आते हैं, ग्राफ पे आते हैं। और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो एग्जाम्पल पे आता है, याद रखना। और जो एग्जाम्पल कौन सा, जो एनसीईआरटी में मेंशन है, ओनली एनसीईआरटी में, ठीक है ना। बाहर से ज़्यादा एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है, जो एनसीईआरटी में मेंशन है वही एग्जाम्पल काफ़ी है। और उन्हीं में से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी रेगुलेटर पे पूछ लिया जाता है, कभी कन्फर्मर पे, कभी माइग्रेशन पे, कभी सस्पेंड पे। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम एक्चुअल में तैयारी कर ही क्यों रहे हैं कि हमें एक ऐसा टॉपिक पढ़ना चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आए ही आए। अब जब रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर से हर साल क्वेश्चन आ रहा है तो इस टॉपिक को छोड़ना हमारी बेवकूफ़ी होगी। तो हमें ये टॉपिक तो अच्छे से पढ़ना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कंप्लीट बायोलॉजी को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए अगर हमें फ्यूचर में अच्छा डॉक्टर बनना है तो। बट अगर हमें एग्ज़ाम की बात आती है तो हमें रैंक लाने के लिए, सिलेक्शन लाने के लिए, अच्छी रैंक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना पड़ेगा जो टॉपिक हर साल रिपीट हो रहे हैं, या फिर जो जिन टॉपिक से हर साल आ रहा है क्वेश्चन, उनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते बायोलॉजी में। तो इनको तो आप कहीं से भी पढ़िए, एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, याद रखनी है बिल्कुल ही इन टॉपिक्स की। तो जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एकदम अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो ये लेक्चर कंप्लीट देखना, क्योंकि ये लेक्चर आपको बहुत कुछ बताने वाला है। नीट में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, और सस्पेंड में सिर्फ 6 पॉइंट हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। 6 पॉइंट से ज़्यादा, इनमें भी ज़्यादातर 4 पॉइंट ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना, 3 से 4 पॉइंट। तो इनको तो छोड़ना, मतलब ये समझ लो हमारी बेवकूफ़ी है कि हम इनको पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। तो ये 6 पॉइंट कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, 10 मिनट कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये लेक्चर कंप्लीट देखें अगर आपको इस टॉपिक से नीट में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। ओके, हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे सस्पेंड की। सस्पेंड में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, मैंने बताया कि एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है जो कि हर साल रिपीट हो रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, लोअर प्लांट होते हैं, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस स्लो डाउन मेटाबॉलिक रेट एंड फॉर्म ए थिक वॉल स्पोर टू ओवरकम स्ट्रेसफुल कंडीशन। एक्चुअल में सस्पेंड क्या होता है, देखो सस्पेंड जो होता है, सस्पेंड जब कभी भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस आ जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, मान के चलो कोई ऑर्गेनिज्म 25 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर रहा है, वो इस टेम्परेचर पे एक्टिव है, और बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा हो जाए 35, तो उसके लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाएगी। अब इस स्ट्रेसफुल कंडीशन को वो मतलब कि कैसे ओवरकम करे, यहाँ तो वो मर जाएगा। तो नेचर ने क्या किया है, उनको तरीका दिया है उनसे बचने के लिए। तो बैक्टीरिया है, फंजाई है, लोअर प्लांट्स है, ये क्या है, स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं, इनके अंदर स्पोर्स होते हैं। वो स्पोर्स क्या करते हैं, इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डाउन कर देते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। क्योंकि देखो जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, तो उसके ऊपर क्या कर देगी ये थिक, ये जो ऑर्गेनिज्म क्या कर लेंगे, अपनी बॉडी के ऊपर एक थिक लेयर बना लेंगे, थिक वॉल लेयर बना लेंगे। जो स्पोर्स होती है ये मल्टी लेयर होती है, ये स्पोर्स जो होते हैं ये मल्टी लेयर होती हैं, जो कि इसके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो रेजिस्टिव होते हैं, जो अपने आप को बचाते, उस ऑर्गेनिज्म को बचाते हैं, ठीक है ना, किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन से। तो ये थिक वॉल की लेयर बना लेते हैं और उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से अपने उस ऑर्गेनिज्म को रजिस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे बैक्टीरिया के अंदर भी स्पोर्स होते हैं, एंडोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, फंजाई के अंदर भी एस्कोस्पोर्स होते हैं, लोअर प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट जैसे कि एल्गी हो गई, इनके अंदर भी एप्लानोस्पोर्स जो इमोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल कहते हैं जिन्हें, अंडर अनफेवरेबल, ये क्या कर लेते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, मेटाबॉलिक रेट को स्लो डाउन कर देते हैं। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ही नहीं है, जितनी भी जैसे कि हार्ट रेट है ना, जो भी बॉडी के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सारी प्रोसेसेस स्लो डाउन हो जाएंगी, टेम्परेचर लो हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, जो मेटाबॉलिज्म है, जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो स्लो रेट से चलने लगेंगी, जिस वजह से उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से अपने आप को प्रिवेंट कर पाएगा, ठीक है ना।
तो याद रखना कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स फॉर एग्जांपल एल्गी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन स्लो डाउन मेटाबॉलिक रेट, उसी प्रोसेस को हम सस्पेंड बोलते हैं। ठीक है ना। तो आगे सेकंड पॉइंट ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या मेंशन है, दी स्पोर जर्मिनेट, ये स्पोर कब जर्मिनेट होंगे, जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशन दूर हो जाएगी, जब उनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट आ जाएगा, तभी ये जर्मिनेट कर पाएंगे, तभी ये रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, तभी अपना ग्रोथ कर पाएंगे। क्योंकि इसमें जो मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगी तो ग्रोथ भी स्लो हो जाएगा, रिप्रोडक्शन भी स्लो हो जाएगा, रिप्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से क्या है, जब तक वो स्ट्रेसफुल कंडीशन रहेगी तो ये सस्पेंशन वाली स्टेज चलती रहेगी, और जैसे ही स्ट्रेसफुल कंडीशन ख़त्म हो जाएगी तो वो फिर वो स्पोर्स फिर से जर्मिनेट कर लेंगे। आपके 2 पॉइंट क्लियर है, मैं सिर्फ 6 पॉइंट की बात करने वाला हूँ, और इन 6 पॉइंट से नीट में क्वेश्चन पक्का आएगा। याद रख लेना कि अगर सस्पेंड से क्वेश्चन आता है ना तो इन 6 पॉइंट से बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। और इस टॉपिक से तो रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर से तो क्वेश्चन आना ही आना है, हर साल आता है। तो इन हायर प्लांट्स, हम हायर प्लांट्स स्मॉल बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स की हमने बात कर ली। अब हायर प्लांट्स की बात करते हैं। उनके अंदर जो सीड होते हैं, सीड क्या करते हैं, जैसे कि हम फसल ग्रो करते हैं, क्रॉप उगाते हैं, तो उस सीड को जर्मिनेट करने के लिए हमें एक तो एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट की ऑप्टिमम कंडीशंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे वो क्या है, सीड ग्रो कर सके। तो अनफेवरेबल कंडीशन में जब वो सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता, उस कंडीशन में हम इसको स्टोर कर लेते हैं, और क्या होता है कि फ्यूमिकेशन कर लेते हैं इसका हम। जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, जिस रूम में भी हमने इसको स्टोर किया है सीड को, उस रूम में हम कुछ केमिकल्स की स्प्रे डालते हैं उन पे, जिससे कि वहाँ पे जो भी इंसेक्ट्स होगा या फिर सीड्स को डैमेज कर रहा होगा वो किल हो जाए। तो इस तरीके से हम इस सीड को स्टोर कर लेते हैं, और जैसे ही इसकी ऑप्टिमम कंडीशंस आ जाती हैं, एनवायरनमेंट आ जाता है, सूटेबल एनवायरनमेंट आ जाता है, तो हम उसको ग्रो करवा देते हैं। ठीक है ना, सीड जर्मिनेट करने लग जाता है। अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वो भी क्या है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में अपने आप को स्पोर्स की फॉर्मेशन से बचा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बर्ड फॉर्मेशन हो जाती है। दीज वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स सर्व एज मीन्स टू टाइड पीरियड ऑफ स्ट्रेस बिसाइड हेल्पिंग इन डिस्पर्जल स्टेज में चले जाएंगे। दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये सिर्फ तभी जर्मिनेट करेंगे जब अंडर फेवरेबल कंडीशंस होंगी, मॉइस्चर अच्छा होगा, टेम्परेचर कंडीशन जो उसके लिए जो जिस टेम्परेचर पर वो सर्वाइव कर सकता है वो टेम्परेचर उसको मिलेगा, तो तभी ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। दे डू सो बाय रिड्यूसिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड गोइंग इनटू ए स्टेट ऑफ डोरमेंसी। अगर इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो वो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और वो एक स्टेज में चले जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डोरमेंसी इन हायर प्लांट्स। याद रखना, सी डोरमेंसी आप लोगों ने पढ़ाई होगा। तो क्या है कि ये था थर्ड पॉइंट कि हायर प्लांट्स में सीड्स और वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो कि अपने आप को डोरमेंसी स्टेज में ले जाते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है, मॉइस्चर अच्छे उनको मिलने लग जाता है, टेम्परेचर कंडीशंस उनके लिए अच्छी होती है, तो ये ग्रो कर जाते हैं, जर्मिनेट करने लग जाते हैं। अब जो मैं 3 पॉइंट्स की बात करने जा रहा हूँ, ये 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रिपीट होते रहते, हर साल रिपीट होते रहते। ठीक है ना, इनसे क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। सस्पेंड में ज़्यादातर इन्हीं 3 पॉइंट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन तीनों से क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले 3 पॉइंट से, पहले 3 पॉइंट को भी अच्छे से मेंशन करके रखना, एग्जाम्पल याद रखना, और कुछ याद ना रहे तो एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना। और ये चीज़ मेंशन रहे कि सस्पेंड में क्या होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में सिर्फ मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, उसको याद रख लेना, आप सिर्फ उसको याद रख लेना। उससे आपको पता चल जाएगा कि बॉडी जो है ज़्यादातर इनएक्टिव हो जाती है उनकी, वो ग्रो नहीं कर पाते, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, ग्रोथ नहीं कर पाते, स्लो हो जाता है उनका मेटाबॉलिक रेट जो स्लो हो जाता है। ये चीज़ याद रखना और एक एग्जांपल याद रखना। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, इन एनिमल्स में क्या होता है, हमने प्लांट्स की बात कर ली, लोअर एनिमल्स की बात कर ली, बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स की बात कर ली। अब हम बात करेंगे एनिमल्स की। दैट फेल टू माइग्रेट, मतलब जो माइग्रेट नहीं कर सकते, जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, बड़े बड़े एनिमल हैं, वो क्या नहीं माइग्रेट नहीं कर सकते। जैसे कि बियर है, बियर माइग्रेट नहीं कर सकता। तो इस वजह से क्या है
कि ये अपने आप को स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचाने के लिए बाय एस्केपिंग स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम, उस कंडीशन से बचाने के लिए क्या कर लेते हैं, अपने आप को हाइड कर लेते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हिबरनेशन बोलते हैं। हाइड कर लेते हैं। हाइड करने से जो हिबरनेशन का मतलब क्या है, वही चीज़ कि मेटाबॉलिक रेट जो है डिक्रीज हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, और ब्रीदिंग रेट डिक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है, वो अपने आप को इस ऐसी जगह पे हाइड कर लेता है जहाँ पे विंटर ज़्यादा ना हो, मतलब वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर सके और हीट लॉस होने से बचा सके। तो क्या है कि देखो, ये हिबरनेशन जो है ना प्रोसेस, किसके केस में होती है, किस कंडीशंस में होती है, विंटर की कंडीशंस में होती है। ठीक है ना, हिबरनेशन होती है हमेशा विंटर की कंडीशन में। एग्जाम्पल क्या है, बियर और फ्रॉग। याद रखना, बियर और फ्रॉग जो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखे हैं, एक दो एग्जाम्पल, बियर और फ्रॉग, ये क्या करते हैं विंटर के टाइम पे, क्या सर्दियों के टाइम पे हिबरनेट कर लेते हैं, ये हाइड हो जाते, छुप जाते हैं। ठीक है ना, जिससे कि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट जो है डिक्रीज हो जाता है, और अपने आप को उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचा लेते हैं। और जैसे ही नॉर्मल कंडीशन आती है तो वैसे नॉर्मल तरीके से जीने लग जाते हैं। तो याद रखना, आप कैसे याद रख पाओगे कि हिबरनेशन विंटर में ही होती है, कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें हिबरनेशन में एन आ रहा है और विंटर में भी एन आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, हिबरनेशन में भी एन आ रहा है और विंटर में भी एन आ रहा है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, या फिर कह सकते हैं कि हिंट है एक तरीके से। हिबरनेशन किस टाइम, किस ड्यूरेशन में होता है, विंटर ड्यूरेशन में होता है, याद रख लेना। ये इस पे बार बार क्वेश्चंस आते हैं इस पॉइंट पे। सेकंड जो फिफ्थ पॉइंट है, एग्जाम्पल भी याद रखना, बियर और फ्रॉग, ये दो एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल आ सकते हैं कि हिबरनेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, किस ड्यूरेशन में वो होती है। तो ये चीज़ें जो हैं अच्छे से याद रखने वाली हैं, और ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, याद रखना है इनको। फिफ्थ पॉइंट क्या है, स्नेल फिश गो इनटू एस्टिवेशन। देखो एस्टिवेशन भी क्या है, एक हिबरनेशन ही है। जैसे हिबरनेशन में क्या था कि क्या मेटाबॉलिक रेट जो है डिक्रीज हो रही है, रिप्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, ग्रोथ डिक्रीज हो रही है, मतलब ग्रोथ रेट बढ़ नहीं रही, स्लो डाउन होती जा रही है प्रोसेस, हार्ट रेट स्लो हो रही है, ब्रीदिंग रेट स्लो हो रही है। इसमें भी ऐसा ही होता है, बट जो ऑर्गेनिज्म समर में नहीं रह सकते, समर के टाइम पे जो जिनकी स्ट्रेसफुल कंडीशन क्या हो, समर हो, ठीक है ना, अपने आप को समर से अवॉइड करते हैं वो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। अब इसमें हम कैसे याद रख सकते हैं, देखो एस्टिवेशन में ऐसा आ रहा है, समर में ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे स्नेल में भी ऐसा आ रहा है। तो स्नेल और फिश एक साथ रहते हैं, तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया एस्टिवेशन का, स्नेल, फिश, है ना, और समर। तो इनकी जो ड्यूरेशन है वो समर के टाइम पे स्ट्रेसफुल कंडीशन से अपने आप को बचा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, जैसे कि हिबरनेशन में विंटर वाले ऑर्गेनिज्म हाइड कर रहे थे अपने आप को। फिफ्थ पॉइंट समझ में आया। ऐसे ही जू प्लैंकटॉन्स हैं, जो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन इंटर डायापोज, इस स्टेज सस्पेंड डेवलपमेंट ही है, जो कि क्या, डायापोज एक सस्पेंड डेवलपमेंट ही है जो कि अपनी मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज कर लेती है, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ये सारी प्रोसेस जो सस्पेंड के अंदर ही आती है। तो जू प्लैंकटॉन्स की केस में आता है डायापोज। सीड और हाई प्लांट जो होते हैं उनके केस में आता है डोरमेंसी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो हैं आपको बस याद रखने वाली चीज़ें हैं। 6 पॉइंट हैं, और ये 3 पॉइंट तो बार बार रिपीट होते रहते हैं, लास्ट के 3 पॉइंट बार बार रिपीट होते हैं, याद रखना, बार बार रिपीट होते हैं। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, पार्शियल रेगुलेटर्स की बात करेंगे, और इन 4 पॉइंट से रेगुलेटर्स, कन्फर्मर, माइग्रेशन, सस्पेंड, इन 4 पॉइंट से जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में हम उनको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंप्लीट देखें। और अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है तो आप ये लेक्चर, ये जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर दें और कंप्लीट देखा कीजिए। हम स्टार्टिंग में अगर 30 या 30 सेकंड या फिर 1 मिनट अगर हम देख लेते हैं और उसमें मान के चलो कोई अच्छी बात नहीं बताई गई, तो कई क्या करते हैं उसको स्किप कर देते हैं, कंप्लीट नहीं देख पाते हैं, देखते हैं।
तो इस वजह से क्या है, वो कुछ चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो ये अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं नहीं कह रहा कि ज़्यादा कुछ, लेकिन आपको ऐसी बातें ज़रूर देखने को मिलेंगे इसमें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है नीट एग्ज़ाम के लिए, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। इसी के साथ ये लेक्चर हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्शियल रेगुलेटर की बात करेंगे और क्वेश्चन से, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू।